ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। लास्ट टाइम हमने बात करी कि डायन और मानव का युद्ध होता है। तो हमने देखा या तो मानव कुछ केसेस में किसी की हेल्प ले रहा है, तांत्रिक की या इसकी, और डायन को तांत्रिक वश में कर रहा है और डायन उसे काम करा रहा है, या अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि डायन मानव को या ह्यूमंस को अपना मोहरा बना के चले या मोहरा बना के काम करवाए। होता है। जैसे हम लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब डायंस और जो जो भी एंटिटीज हैं वो पावरफुल होती है, उनको कभी ह्यूमंस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरे पास एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पर उनको भी ह्यूमंस की जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत पड़ती है तो हेल्प मांगने आपके पास आते हैं। तो कुछ ऐसी एक कहानी है महाराष्ट्र से। बहुत पुरानी कहानी है, मतलब अभी की कहानी नहीं है ये आज से होगी शायद करीबन 50-60 साल पुरानी। ये उस एरा की कहानी है जब गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। मेजरली गाँवों में ट्रैवल करने के लिए लोग बैलगाड़ियां यूज किया करते थे। तो यहाँ पर एक लेडी रहा करती थी, उनका नाम था आशा, और उनके हस्बैंड का नाम था राजवीर। और ये आशा जो थी, इनको आशा ताई बोला करते थे, क्योंकि इनकी जो फैमिली का वर्क था वो था डिलीवरीज करवाना, तो जिनको दाई माँ बोलते हैं। तो इनकी जो मम्मी थी वो भी गांव में डिलीवरीज करवाती थी। उनसे ही सीख कर इन्होंने भी, परफेक्ट हाथ था इनका, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर्स का एक्सेस नहीं होता था। तो जो भी केस कॉम्प्लिकेटेड होता था, सब लोग आशा ताई के पास ही पहुंचते थे। आशा ताई जितने भी केस कवर करती थी, उसमें अपनी छोटी बहन थी सावित्री, उसको भी अपने साथ में लेकर जाया करती थी। ये यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है, ये जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे शेयर किया था, ये उनकी नानी थी। जो सावित्री जी की हम बात कर रहे हैं, वो इनकी नानी थी। और इनकी नानी हमेशा इनको एक कहानी सुनाया करती थी, सोने की हड्डी की, कि बेटा हमारे घर में सोने की हड्डी है, ऐसा है। अच्छा, ये थोड़ा मैं और आपको बैकवर्ड लेकर चलता हूँ। ये सब कब शुरू हुआ, कब कैसे पता लगा इनको, जिन्होंने स्टोरी शेयर की थी। इनकी नानी की डेथ हुई। डेथ हुई तो डेथ होने के बाद उनके रिचुअल्स हुए। रिचुअल्स होने के बाद जनरली हमारे यहाँ होता है कि जो जिसकी डेथ हो गई उसका सामान निकाला जाता है, और उस सामान को प्रवाहित करते हैं हम लोग। उनके या तो चिता के साथ जलाते हैं, या फिर जब हरिद्वार लेकर जाते हैं तब वहां पर प्रवाहित कर देते हैं। तो जब इनके बच्चे वो सामान का बक्सा खोला, सामान निकाला, तो सामान के अंदर एक पोटली के अंदर उनको सोने की हड्डियों के टुकड़े मिले। तो सोने की हड्डियों के टुकड़े मिलते ही सारे घर में मच गया, अरे ये तो वाकई में सच बोलती थी अम्मा। मतलब अम्मा नहीं बोल के आई थिंक महाराष्ट्र में आई बोलते हैं। तो आई बिल्कुल सच बोला करती थी। तो ये जो बच्ची जिसने स्टोरी शेयर की, उसने बोला अपने मामा से कि मामा क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि आई हमेशा हमको एक कहानी सुनाया करती थी कि उनको किसी ने सोने की हड्डियाँ दी थी, और वो सोने की हड्डियाँ आज भी हमारे साथ हैं, वो है। लेकिन उन हड्डियों के साथ बहुत पुरानी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। वो कहानियाँ भी हमें बताती थी, लेकिन हम सोचते थे कि यूँ ही मनोरंजन के लिए ऐसे कहानी बना के सुनाती है। लेकिन अब तो आई चली गई है, लेकिन ये जो स्टोरी है बिल्कुल सही है। तो उसने पूछा कि स्टोरी क्या थी ये बताओ? तो उन्होंने वो स्टोरी बताई कि तुम्हारी नानी जो है, उनकी बड़ी बहन और ये दोनों बेसिकली दाई का काम किया करती थी। तो एक रात की बात है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और जो आशा ताई थी, उनको बहुत तेज़ फ़ीवर था। तो वो अपने कमरे में लेटी हुई थी, उनके हस्बैंड थे। अच्छा, सावित्री उनके साथ में रहा करती थी। उस टाइम तक इनके जो मामा थे और इनकी जो मम्मी थी, मतलब 2 बच्चे थे उनके, उनका बेटा और एक बेटी थी। तो ये सब भी वहीं पे छोटे-छोटे थे। तो इनके रात को करीबन 10-11 बजे के आस-पास बिल्कुल बहुत तेज़ बारिश चल रही थी, और उनके गेट के ऊपर नॉक होती है, धड़-धड़-धड़ बहुत तेज़ से गेट बजाते हैं। आशा ताई गेट खोलो, आशा ताई बहुत ज़रूरी काम, आशा ताई गेट खोलो। तो आशा ताई अपने हस्बैंड को भेजती है, देखो कौन है बाहर जाके। तो राजवीर गेट खोलता है, तो सामने एक लेडी खड़ी हुई थी, उसने बिल्कुल काले रंग की साड़ी पहनी थी, उसका घूंघट यहाँ तक था। और गेट खोलते ही पूछता है, क्या हुआ, क्या काम है? तो बोलते हैं, आशा ताई कहाँ है? आशा ताई को बुलाओ। तो बोलता है, आशा ताई की तबीयत बहुत तेज़ खराब है, उनको बहुत तेज़ फ़ीवर है, तो वो नहीं आ सकती। बोलो क्या काम है? तो बोलती है, मेरी बहन बहुत मुसीबत में है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और सिर्फ़ आशा ताई है जो उनको बचा सकती है। तो बोलते हैं, नहीं-नहीं, आशा ताई नहीं आ पाएगी, वो उनको बहुत तेज़ फ़ीवर है, वो अगर उठ ही नहीं सकती बेड से। तो बोलते हैं कि नहीं-नहीं, कुछ भी हो जाए आशा ताई को आप बुलाओ, वरना मेरी बहन मर जाएगी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तो उठ के आशा ताई आई जाती है उसकी बातें सुनकर। तो पूछती है कि क्या हुआ? तो बोलती है कि मेरी बहन को बच्चा होने वाला है, लेकिन पता नहीं क्या कुछ बहुत ऐसी दिक्कत है, आप ही उसे बचा सकती हो। तो बोलती है, यार देख मेरी हालत देख, मैं चली गई तो मैं ही मर जाऊँगी, मैं तो नहीं जा सकती। तो एक काम कर, अगर इतनी दिक्कत है तो तू मेरी बहन को ले जा। तो बोलती है, नहीं-नहीं, उसको आपकी बहन नहीं सँभाल पाएगी, आप ही सँभाल सकती हो। तो बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, जैसा मेरा हाथ है उसका हाथ हो चुका है, वो भी परफेक्ट है। मेरे को पूरा विश्वास है, तू जा, वो सँभाल लेगी।
तो उसको कन्विंस करती है कि तू मेरी बहन को ले जा और साथ में अपने हस्बैंड को भेज देती है, अकेले नहीं भेजेगी रात को। तो इस तरह से राजवीर और सावित्री उस लेडी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनके घर से करीबन 10-20 कदम दूर बैलगाड़ी खड़ी हुई थी। बारिश का टाइम था, अंधेरा था, बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। तो ये दोनों जाते हैं। अच्छा, बैलगाड़ी पे वो तिरपाल लगा हुआ था, इससे बारिश उसमें अंदर नहीं आती। तो पहले सावित्री बैलगाड़ी पे चढ़ती है और फिर वो जो लेडी होती है वो बैलगाड़ी पे चढ़ती है। तो बैलगाड़ी पे चढ़ते-चढ़ते राजवीर की नज़र एकदम से उस लेडी के पैरों पे पड़ती है। तो उसके पैर घूमे हुए थे। वो देखते ही वो समझ जाता है कि ये तो कुछ और मामला है। लेकिन अब वो क्या करे, सावित्री अंदर जाकर बैठ गई थी और उसे डर था कि अगर वो अभी कुछ करेगा तो हो सकता है कि वो इनको नुकसान पहुंचाए। तो वो चढ़ने से पहले बोलता है कि मैं टॉयलेट हो आता हूँ, फिर बाद में रास्ते में तो हो नहीं पाएगा। तो वो जाता है, छाता ले ही रखा था उसने, वो जाके साइड में और टॉयलेट करना शुरू करता है और वही सोच रहा था कि मैं क्या करूँ? एक बार तो उसको लगा कि मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। तो उसको लगा मैं भाग गया तो फिर सावित्री का क्या होगा? तो ये सब सोच ही रहा था कि सोचते-सोचते उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। पीछे घूम के देखता है तो पीछे कोई नहीं था। और जब सामने वापस खड़ा होता है और बस खड़ा होके मतलब ये मान लो कि सोच ही रहा था, इतने में वो जो लेडी थी उसके बिल्कुल सामने आके खड़ी हो जाती है। और सामने खड़ी होकर वो अपना जो पल्लू होता है वो हटा देती है। अब जैसे वो पल्लू उठाती है उसके सामने इतनी सुंदर औरत थी, मतलब उसने लाइफ में ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी ऐसी औरत। और उसको देखते ही बस वो देखता रह गया, सम्मोहन हो गया था। उसके बाद उसने उससे बोला, "अब चलें?" इतना बोलते ही चुपचाप बिना कुछ बोले वो चला गया। जाके चुपचाप उस बैलगाड़ी के अंदर बैठ गया। वो औरत बैठी और बैलगाड़ी चलना शुरू हुई। अब बैलगाड़ी चले जा रही है, तो सावित्री राजवीर को देखे, राजवीर बैठा हुआ बस उस औरत को देख रहा हो। उसने वापस अपना पल्लू रख लिया था, उसके सामने ही बैठी हुई थी दोनों के और बैलगाड़ी चले जा रही थी और वो देख रही राजवीर को कि इसको क्या हो गया? कभी भी इतना चुपचाप जीजा जी बैठते नहीं है, हमेशा बातचीत करते रहते हैं। तो लगा हो सकता है चलो ये अननोन औरत है तो सामने बोल नहीं रहे होंगे। चल रही है बैलगाड़ी, वो देख रही है कि बैलगाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ है। नॉर्मल बैलगाड़ी चलती है उससे कहीं तेज़ वो बैलगाड़ी चल रही है। फिर रास्ते में एक ऐसी जगह आई जहाँ से रोशनी बन रही थी, तो तिरपाल से गैप होता है वो देख रही थी। तो उसने देखा कि जहाँ से बैलगाड़ी गुज़र रही थी उसकी नज़र पड़ी, तो बैलगाड़ी की परछाई बन रही थी। अब उसमें पूरी गाड़ी की परछाई थी, लेकिन आगे बैल की परछाई नहीं बन रही थी। मतलब उस बैलगाड़ी में बैल थे ही नहीं। उसको देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या चक्कर है? अब उधर देखती है राजवीर को, उधर उसको प्रोसेस करती है और समझ जाती है कि कुछ ना कुछ चक्कर है। वो ये समझ जाती है कि ये औरत सही नहीं है। थोड़ी देर तो वो शांत रहती है, वो बार-बार अपने जीजा जी को बोलती है कि जीजा जी क्या हुआ? ये कहाँ जा रहे हैं? कुछ पता है? आप पूछो तो सही इससे। वो कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। वो समझ जाती है कि इस औरत ने इसको कंट्रोल कर लिया, कुछ ना कुछ किया। तो वश में कर लिया है वश इसे। में कर लिया है। तो उससे पूछती है, "कौन है तू?" तो कुछ नहीं बोलती है। बोलती है, "तू बता कौन है और तूने जीजा जी को क्या किया है? और हम कहाँ जा रहे हैं? हमको उतार यहीं कहीं।" तो बोलती है, "चुपचाप बैठी रहो।" तो बोलते, "नहीं, नहीं, मैं चलती गाड़ी में से कूद जाऊँगी। तुम बताओ तुम कौन हो? हमें कहाँ लेके जा रही हो?" तो बोलती है, "चुपचाप बैठी रहो। तुम्हें मेरी बहन की जान बचानी है। मेरी बहन दिक्कत में है, तो मैं सिर्फ़ इसलिए लेके जा रही हूँ। चुपचाप बैठी रहो।" लेकिन सावित्री भी अड़ गई थी कि नहीं मैं नहीं बैठूँगी, मुझे कोई मतलब नहीं है, तू हमको उतार यहीं कहीं पे। तो इतना करती है, इतने में वो एकदम से अपना वापस से पल्लू उठाती है। तो पल्लू उठाती है तो वही सुंदर की सुंदर औरत बोलती है कि तुम इतनी सुंदर कैसे हो? इतना सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसका मतलब तुम इंसान तो नहीं हो। अगले मोमेंट पर वो अपना असली रूप दिखाती है, बिल्कुल खतरनाक सा चेहरा, डरावना उसका, और देख के उसकी चीख निकल जाती है एक बार तो, और फिर उससे बोलती है कि मैं एक डायन हूँ और मेरी बहन बहुत मुसीबत में है। चुपचाप बैठी रहे। तुझे और इसको कोई नुकसान नहीं होगा। चुपचाप मेरे साथ चल, हमारा काम कर, मैं तुम्हें सही सलामत वापस छोड़ के आऊँगी, ये मेरा तुमसे वादा है। अब उसको समझ में आ गया था कि अब वो ज़्यादा चिल-पों करेगी तो दोनों का गेम हो सकता है यहाँ पर, तो बिल्कुल शांत बैठ गई और वेट करने लगी। पता नहीं कितनी देर चलने के बाद वो बैलगाड़ी रुकती है एक जगह पर जाकर। वो रुक के उतरते हैं तो उतर के देखते हैं बिल्कुल बंजर ज़मीन, बिल्कुल जैसे शमशान की राख फैली होती है ना, बिल्कुल काली मिट्टी फैली हुई है और सामने एक घर है जिसके अंदर वो आग जली हुई है, जिसकी वजह से रोशनी हो रही है। वो बोलती है चल अंदर। तो वो बोलती है राजवीर को, चलो जीजा जी, तो बोलती है इसको यहीं रहने दे, तू मेरे साथ चल। और उसको डर भी लगे कि डायन के साथ उसे घर में कैसे जाऊँ? जीजा जी तो पीछे बैठ गए रह गए। फिर भी वो हिम्मत करके जाती है, उसके साथ-साथ जाती है, अंदर घुसती है। तो अंदर घुस के देखती है तो घर ठीक-ठाक सा एक घर था और एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो उसने बोला अंदर ले जाके कमरे में नीचे मैट वो बिछा रखी थी दरी, उसके ऊपर एक लेडी लेटी हुई थी और बोलती है कि ये मेरी बहन है, इसके ये मतलब इसकी डिलीवरी होने वाली है और इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रखी, तू देख। तो जाती है, देखती है कि वो औरत जो थी वो उससे भी डरावनी, भयंकर, और वो उसको हाथ लगाने में डर रही।
तो वो समझ गई कि ये डर रही है इसका चेहरा देखकर, तो उसके मुँह पर कपड़ा ढक देती है। कपड़ा ढकने के बाद उसमें थोड़ी बहुत हिम्मत आती है, वो उससे बोलती है कि देख, तू घबरा मत, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, तू मेरी बहन को बचा ले। अगर तूने ये कर दिया तो मैं तुमको बिल्कुल सही सलामत घर पहुँचा दूँगी। तो वो जाती है, उसका पेट चेक करती है, तो बोलती है कि इसका तो बच्चा अटक गया है। तो बोलती है वो तो मुझे पता है इसलिए तुझे बुलाया है, तो इसको सही कर। तो वो थोड़ा चेक करने बोलती है कि मुझे तेल चाहिए, तुम तेल ला के दो गरम। तो उसको गरम तेल ला के देती है, उसके बाद उसके पेट की मालिश करती है। मालिश कर-कुरा के पूरे बच्चे को सेट करती है और उसके बाद उसकी डिलीवरी करवाती है। डिलीवरी करवाते ही एक लड़की पैदा होती है और उस लड़की को हाथ में उठाती है तो वो उसको देखती रह जाती है। उसने अपनी ज़िंदगी में इतना सुंदर बच्चा कभी नहीं देखा था। बिल्कुल नीली-नीली आँखें, बिल्कुल सफ़ेद शरीर और बोलती है कितनी सुंदर बच्ची है ये। वो भूल गई थी कि वो कहाँ बैठी है, एनवायरनमेंट को ही भूल गई। इतनी सुंदर बच्ची तो मैंने आज तक नहीं देखी कि बच्ची कितनी सुंदर है। तो बोलती है हाँ, ये एक डायन की बेटी है, इसलिए सुंदर तो होगी। उधर से वो जो नीचे लेटी हुई थी उसके चेहरे पे से कपड़ा हटाती है तो वो भाई साहब उस वाली से भी और ज़्यादा सुंदर। तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि जो अभी बिल्कुल से डरावनी औरत थी, वो बिल्कुल इतनी सुंदर हो गई है। तो असली रूप उन्होंने उसको पहले देख लिया और अब जो उनका जिस फ़ॉर्म में वो दिखती थी दुनिया को, वो देख रही थी। उसके बाद वो जो लेडी इसकी डिलीवरी होती है, थोड़ी देर बाद सेटल होती है, वो उठती है और उसको उठकर बोलती है कि तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है। मेरी तो बहुत ठीक है, पर तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें सही सलामत हमारे घर पहुँचा दो। तो बोलती है, नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम अपने सही सलामत घर पहुँचोगी, लेकिन गिफ्ट तो मैं तुमको दूँगी। तो वो सावित्री को उसको उसकी बहन को इशारा कर देती है, वो इनको वापस लेकर जाती है। जाते टाइम भी पूरे रास्ते राजवीर बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है। फिर इनके घर से थोड़ी दूर वो गाड़ी को रोक देती है और बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो बोलते हैं कि तुमने इनको क्या किया है? ये चुपचाप बैठे हुए हैं बिल्कुल। तो बोलते हैं इसकी चिंता मत करो, इसको कुछ नहीं हुआ है। ये सुबह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा बस। तो बोलती है अच्छा ठीक है, वो उनको उतार लेती है। जाते-जाते उसको बोलती है सावित्री को रोक के कि सुनो, ये पोटली तुम रख लो और इस पोटली को भी खोलना मत। इसको कल सुबह ही तुम खोलना, है ना? और बाकी तुम घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो चली जाती है, वो अपनी बैलगाड़ी लेके निकल लेती है। अब देखो कोई कितना भी कह ले, जब आपको किसी डायन ने कोई सामान दिया है, तो आप तो मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। आया सामान कहाँ से? उसको लगा कि यार ये सामान मैं घर में तो लेके नहीं जाऊँगी, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो रास्ते में आते टाइम उसके एक पेड़ था, उस पेड़ के कोटर के अंदर वो कोटर मतलब वो छेद होता है ना, तोते वगैरह रहते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। उसके अंदर वो पोटली को डाल के और अपने जीजा जी को लेकर आ जाती है। आके वो रणवीर तो सीधा जाके अपने कमरे में सो जाता है, ये भी जाती है, थोड़ा सोचते-सोचते ये भी सो जाती है। सुबह उठती है, एक करवट लेती है, उसको कुछ चुभता है अपने यहाँ कमर के यहाँ पर, तो वो देखती है उठा के, तो इतना सा हड्डी का टुकड़ा था सोने का। हुँ। तो जैसे वो सोने का हड्डी का टुकड़ा उसे दिखा, उसे लगा ये कहाँ से आ गया? तो उसने दिमाग लगाया कि रात को उसने एक पोटली दी थी उसने। उसे पोटली तो मैंने वहाँ रख दी, ये सब कैसे आ सकता है यहाँ पर? तो दिमाग चलाने लगी, फिर वो उठी, फिर राजवीर के पास गई। राजवीर से उसने पूछा, तो राजवीर बोला क्या हुआ? उसको याद नहीं था, उसको तो सम्मोहन करके सब इरेज़ कर दी थी उसकी मेमोरी। फिर वो बोलती है, "यार ऐसे काम नहीं चलेगा।" हिम्मत भी नहीं थी उसकी कि वहाँ चुपचाप चली जाए, तो क्योंकि सपोर्ट तो चाहिए होता है किसी एक आदमी का, तो वो उसको बुलाती है जीजा जी को, सारी बात बताती है कि देखो अपन ऐसे गए थे, उस औरत ने आपको अपने सम्मोहन में कर लिया था। वो पीसेज़ ऑफ मेमोरी जनरेट कर रही थी। तो धीरे-धीरे उसका माइंड कनेक्ट होता है, राजवीर को आ जाता है कि हाँ यार, वो औरत थी, उसको उसने देखा था, वो बहुत सुंदर थी। तो बताती है कि हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ, जब हमको वापस छोड़ के गई थी ना, तो मुझे वो एक पोटली देकर गई थी और ये देखो ये सोने की हड्डी मेरे बेड पे से निकली है। तो बोलता है, "अच्छा कहाँ है वो पोटली?" तो बोलती है, "वो पोटली तो मैंने पेड़ के कोटर में डाल दी।" तो बोलता है, "चल, चल, चल जल्दी चल।" और उसको लेकर जाता है, वहाँ पे जाके वो पोटली निकालते हैं, तो उस पोटली के अंदर 3-4 हड्डियाँ वैसी होती हैं, टुकड़े होते हैं, मतलब हड्डी पूरी नहीं होती, हड्डी का ऊपर का पार्ट, बीच का पार्ट, सोने की हड्डियाँ होती हैं। अब वो देखते हो, वो समझ जाती है दोनों के दोनों, वो बोलती है कि देखो उसने अपने को हड्डियाँ दी थी और ये हड्डियाँ सोने की हो गई। तो राजवीर के मन में आता है लालच, बोलता है, "अरे वाह! ये तो बहुत सही है।" तो बोलता है, "चल, चल इसको घर ले चलते हैं और ये बात तेरी बहन को मत बताना।" तो बोलता है, "ठीक है।" अब जब ये हो गया, तो अब राजवीर का दिमाग चलना शुरू, बिज़नेस प्लान, है ना? आदमी बिज़नेस करने के मामले में थोड़ा आगे होता ही है। तो वो अपना प्लान बनाता है कि यार, ये तो इतनी सी हड्डी है, अगर मैं इस डायन को अपने कंट्रोल में करवा लूँ, हुँ। तो अपन ऐसी और बहुत सारी हड्डियाँ से ले सकते हैं, सोना मिलेगा और अपन अमीर हो जाएँगे। तो भाई साहब जाता है एक तांत्रिक के पास। तांत्रिक को भी डील ऑफ़र करता है कि ऐसे-ऐसे करके हमको एक डायन मिली थी और हम उसको अपन अगर कंट्रोल में लेंगे तो सोना मिलेगा, आधा तू ले लेना, आधा हम ले लेंगे, दोनों का काम बन जाएगा। ठीक है, तांत्रिक भी डील में इन हो गया। सावित्री ने मना कर दिया कि नहीं, ये सब नहीं करेंगे और आप भी ये सब मत करो, आपको पता भी है क्या है, क्या नहीं है, उसके पास कितनी पावरफुल थी वो। बोलते, "अरे कुछ नहीं है, अपने पास तांत्रिक है ना, सब कंट्रोल कर लेगा।"
पर फिर भी सावित्री पूरी तरह से इन नहीं थी उनके प्लान में। बट एनी हाउ उस तांत्रिक के थ्रू वो हड्डी को दिखाकर अपनी विद्याओं से जैसे करके उसने वो लोकेशन पता कर ली और अल्टीमेटली उस डायन को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। वो पकड़ लाए उसको और पकड़ के और तांत्रिक के पास उसको कैद कर दिया। और अब वो उससे पूछे कि बताइए हड्डी बनाने का तरीका क्या है और हड्डी हमको बना के दे। पर वो मना कर दे कि नहीं बनाऊंगी, तुमको करना है जो कर लो। फिर एक दिन सावित्री को ले गए, वो सावित्री को पता नहीं था तो उसने बताया कि चल तेरे को बताता हूँ, देख मैंने उस डायन को कंट्रोल में कर लिया। वो जाती वहां पर और जैसे ही सावित्री के सामने आई तो बोलती है कि तूने मेरी मदद की थी इसलिए मैंने तुझे वो सोने की हड्डियां दी और तू इनके साथ मिलकर मुझे ही पकड़वा रही है। बोलती है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये इन दोनों के इन्हें मिलकर किया है। बोले वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब क्या है, उस घर के अंदर सिर्फ सावित्री गई थी, राजवीर नहीं गया था। राजवीर को आइडिया नहीं था कि उसकी बहन भी चुड़ैल है या डायन है। और उस इस पूरे प्रोसेस में उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी बहन है जो इसको बचाने आ सकती है। तो उसी टाइम पर मतलब जब वो सावित्री भी वहां पर थी तो उसकी बहन आ जाती है। उसने वो भी इसको ट्रेस किया कैसे करके लोकेशन, और उसकी बहन आती है। तांत्रिक तो भाग जाता है उसको देखते ही, उसको लग गया था कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। बचते हैं राजवीर और वो अपनी बहन को आजाद करवाती है और उसके बाद सावित्री को बोलती है कि सुन, तूने मेरी मदद की थी एक बार, इसलिए तुझे एक बार छोड़ रही हूँ और इसको भी छोड़ रही हूँ, दोनों को। तुम इंसान और लालच में आ गए हो, इसलिए आज के बाद दोबारा कभी करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने उस दिन हमारी मदद नहीं की होती तो मैं तुम दोनों को आज के आज मार देती। इतना बोल के अपनी बहन को छुड़ा के ले जाती है। ये इंसिडेंट होता है, सावित्री राजवीर को समझाती है हो गई तुम्हारी शांति, अब दोबारा इस लालच में मत पड़ना। वापस घर आ जाते हैं। इस इंसिडेंट के करीबन 1.5 या 2 महीने बाद राजवीर की मौत हो जाती है किसी एक्सीडेंट के अंदर। और इधर सावित्री जो थी उसको आता है पैरालिसिस का अटैक। ये दोनों चीजें कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हो जाती है। उसकी मौत होती है, उसके कुछ दिनों के बाद उनको पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। तो पैरालिसिस का अटैक ऐसा होता है कि वो बोल कुछ नहीं सकती, पूरी बॉडी पड़ी है बेड पे, बेड रिडन है, बोल कुछ नहीं सकती, सुन सकती, समझ सकती, ये उनकी हालत हो गई थी। अब जो इनकी बहन थी आशा ताई, वो उनका पूरा ध्यान रखा करती थी। चलती रही चीजें, बहुत कुछ हुआ। फिर एक दिन की बात है कि आशा ताई कुछ काम कर रही थी, तो सावित्री के पास आई कुछ पूछने के लिए। तो उस दिन सावित्री की बॉडी के अंदर कुछ हलचल हुई। हलचल हुई तो उसने पूछा, "अरे वाह! थोड़ा बहुत हलचल हुई।" बोले, "तुम ठीक हो?" तो उसकी आवाज़ भी निकली। फुसफुसाते उसने बात की कि, "दीदी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ।" तो बोलती, "हाँ, हाँ, बताओ क्या हुआ?" बोलते, "एक राज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा समय आ गया है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको पता लगे कि क्या था और क्या नहीं था।" तो उसने बताओ क्या हुआ? बोले, "जीजा जी की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी।" तो बोलती, "फिर कैसे?" तो उसने बताया कि जैसे मैं वहाँ गई थी डिलीवरी करवाने, फिर वो पूरा इंसिडेंट बताया उसने कि अपनी बड़ी बहन ने उसकी बहन को छुड़वा दिया। लेकिन जीजा जी इतने लालची थे कि उन्होंने वापस से उस तांत्रिक के पास गए और विद्याएँ करके वापस से उन्होंने उस डायन को पकड़ने की कोशिश की। और इस बार उस डायन ने कह दिया कि एक बार मैं तुमको माफ़ कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं करूँगी। और अगले दिन जीजा जी की मौत हो गई। उसके बाद वो डायन वापस मेरे पास आई। उसे लगता था कि मैं भी इसी में इन्वॉल्व्ड हूँ और उसने मुझसे कहा कि उसको तो मैंने मार दिया है, तुझे मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं मार रही हूँ कि तूने मेरी बेटी को बचाया था। लेकिन तूने तुझे भी इस गलती का, तू भी इसका पूरा-पूरा पार्ट है। तुझे भी इस गलती का खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। और तब से वो पैरालिसिस अटैक पर थी। ये बात जब उनको पता चली, तो उसने साथ-साथ ये भी बताया कि वो हड्डियाँ अब भी मेरे बक्से के अंदर पड़ी हुई हैं। ये हड्डियाँ किसी के भी हाथ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हड्डियाँ आशीर्वाद नहीं, ये श्राप है। क्योंकि जिसके पास भी ये जाएगी वो लालच करेगा, कुछ ना कुछ करके वो उनसे वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए आप ही इसको सँभाल के रखना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये सब बताने के आधे घंटे बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। तब से वो हड्डियाँ इनकी नानी के पास यानी आशा ताई के पास प्रिज़र्व्ड थी और अब उनकी मौत के बाद इनकी फैमिली को वो हड्डियाँ मिली थी। तो जब इनको हड्डियाँ मिली तो एक बंदे को लगा ये सोने की हड्डियाँ हैं, बात तो सच है। पर सबका डिस्कशन हुआ फैमिली में कि क्या करें इनका? तो इनके जो कुलगुरु या पंडित जी जो होते हैं उनको बुलाया गया। उनको सारी बात बताई गई। तो उन्होंने बोला कि देखो, इन हड्डियों को घर में रखने का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये तुमको नुकसान ही पहुँचाएगी। तो एक काम करो, इन हड्डियों को गलाओ, इनका सोना बनाओ और किसी मंदिर में दान कर दो। तो इस तरह से फिर फाइनली उनकी फैमिली ने उन हड्डियों को गलाया, गलाकर उसका सोना बनवाया और सोना बनवा के मंदिर में दान कर दिया। तो ये इनकी फैमिली हिस्ट्री थी। कहाँ जाकर इनकी नानी जो कहानी सुनाया गया, जिसको सब कहानी समझते थे, वो एक सच्ची स्टोरी थी, जो इन्होंने सफ़र की हुई थी। लेकिन आजकल के लोग नहीं मानते हैं, उसको कहानी समझते थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनको पता चला। अगर उनके जाने से पहले उनको पता चलता तो शायद और चीज़ें इनके सामने आती।
बट ये इनकी फैमिली का एक सीक्रेट था, आप ही बोल सकते